हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में। और ये जो वैकेंसी यहाँ पे इनवाइट किया गया है, ये आपका सचिवालय सहायक की वैकेंसी, स्नातक लेवल की वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट यहाँ पे है। और आपको पता है कि सचिवालय सहायक का जो पोस्ट होता है वो कितना अच्छा पोस्ट है, चाहे वो सैलरी के मामले में हो या फिर आपका यहाँ पे वर्क प्रोफाइल के मामले में हो। तो फिर से जो है नई भर्ती यहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो क्या इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कैसे आपका आवेदन करना है, सभी डिटेल्स के बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई आपको डाउट्स यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को थोड़ा सा अंत तक आप जरूर देखिएगा। उसका पहले जो कैंडिडेट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो आपको इस चैनल पर मिलते रहें। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इसमें पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट जो आपका रहने वाला है वो आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पोस्ट रहने वाला है। इसके अलावा इसमें आपका कनीय सचिवालय सहायक श्रम पदाधिकारी का पोस्ट रहेगा, प्लानिंग असिस्टेंट और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का पोस्ट रहने वाला है। सीट्स जो आपको इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं कि सभी के सामने सीट जो इसमें बताया गया है वो आपका शाखा जो प्रशाखा अधिकारी का पोस्ट है, इसमें टोटल 863 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। और कनीय सहायक जो कनीय सचिवालय सहायक का वैकेंसी में 335 वैकेंसी है। तो ये भी आपका ठीक ठाक वैकेंसी रखा गया है। उसी तरह से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी में 182, प्लानिंग असिस्टेंट में आपका 5 वैकेंसी है। उसी तरह से प्रखंड का कल्याण पदाधिकारी में 195, आपूर्ति पदाधिकारी में 252 और कानूनगो के लिए 185 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। तो सीट्स भी जो है आपका ठीक ठाक रखा गया है, कैटेगरी वाइज सीट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो देखिए इसमें जो भी कैंडिडेट ओनली फॉर स्नातक पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कि इसमें कोई एडिशनल डिग्री आपको नहीं मांगा गया है। केवल अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर समकक्ष डिग्री प्राप्त है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीटेक भी है आपके पास, जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपने स्टेट में जॉब करने का इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं हो सकता है। एक बढ़िया पोस्ट है। आपको मैं बता दूं, आपको आप सैलरी स्ट्रक्चर भी जो इसका पे मैट्रिक्स लेवल है वो आप देख सकते हैं कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो आपका लेवल रहेगा वो आपका लेवल 7 का आपका सैलरी स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है, जिसमें और भी अलाउंस वगैरह जोड़ के आपका बहुत अच्छा आपका सैलरी यहाँ पे रहेगा। 44,900 से लेकर आपका यहाँ पे 1,42,400 तक आपका पे मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया। उसी तरह से अलग अलग जो भी पोस्ट है उसमें दिया गया है लेवल 6, लेवल 2, लेवल 6 का, इस तरह से आपका पोस्ट आपका रहने वाला है ये। अब मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता ही दिया। साथ में बता दूं, जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है वो आपका यहाँ पे निर्धारित जो होगा वो आपका ऑनलाइन आवेदन का जो अंतिम तिथि होगा, अंतिम तिथि को आधार तिथि यहाँ पे माना जाएगा। यानी कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे उस दिन तक आपका कंप्लीट होना चाहिए जिस दिन इसका लास्ट डेट है। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता जो है नहीं धारित करता है तो आवेदन भरने के अयोग्य माना जाएगा। यानी कि लास्ट डेट तक आपका जो भी डिग्री वगैरह है वो सब चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ठीक है। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बात हम देख लेते हैं कि इसमें जो उम्र सीमा है वो आपका यहाँ पे न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो आपका 21 साल दिया गया है। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपका 35 साल तक दिया गया है। तो एज लिमिट भी आपका ठीक ठाक है। बाकी जो भी यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हो या फिर महिला उम्मीदवारों के लिए हो, उसमें अनारक्षित महिला उम्मीदवार भी शामिल है या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, तो ये जो भी यहाँ पे कैटेगरी है उनको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी आरक्षण का जो लाभ होगा वो आपको यहाँ पे आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पे जो है अस्थाई निवासी यहाँ पे होना अनिवार्य है। यानी कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे आवश्यक रखा गया है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो आपका झारखंड राज्य के जो भी अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको इससे बताया गया है। ठीक है ना। तो ये वैकेंसी आपको पता है कि झारखंड में निकाला गया है। बाकी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं। और इसमें जो आपका यहाँ पे जो शुल्क के बारे में मैं आपको बता दूँ तो एक बार उसे भी आप देख लीजिए कि आपको कितना इसमें आपको शुल्क आपको इसमें दिया जाएगा। तो शुल्क के बारे में बता दूँ कि मात्र इसमें 100 रुपये आपका आवेदन शुल्क इसमें रखा गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें 100 रुपये आप इसमें पे कर सकते हैं। और बाकी जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। तो फ़ी भी आपका इसमें काफ़ी कम यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। बाकी अगर बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में कि इसमें आपका यहाँ पे क्या इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस है और क्या इसका सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है, तो एक बार उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो परीक्षा का जो आपका स्वरूप रहेगा वो आपका OMR शीट पर लिया जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका नहीं होगा इसमें।
और जो भी अभ्यर्थी के मेधा सूची में जो उनके प्राप्तांक होंगे उनको यहाँ पर नॉर्मलाइज अंक के आधार पर जो है तैयार किया जाएगा। बाकी जो परीक्षा होगा वो आपका एक चरण में आपका लिया जाएगा, यानी कि मुख्य परीक्षा केवल इसमें डायरेक्ट आपका मेंस ही आपका होने वाला है और उसमें ही सारे जो भी सब्जेक्ट हो उसमें पूछ लिए जाएंगे। बाकी परीक्षा में सभी प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। आपका यह प्रश्न का पूर्ण अंक जो होंगे वो 3 नंबर का आपका यहाँ पे एक प्रश्न आपका रहने वाला है और प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो इसमें 1 अंक आपका यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको इसमें बता दिया गया है। बाकी इसमें दिया गया है कि भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में आपका रहने वाला है। मुख्य परीक्षा में 3 पत्र रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 पेपर आपका रहने वाले हैं पे आपका एग्जाम में। और यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक परीक्षा की अवधि के लिए 2 घंटे समय दिए जाएंगे, यानी कि 3 पेपर, 3 पाली और प्रत्येक पाली के लिए यानी कि प्रत्येक पत्र के लिए आपको यहाँ पे 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो पत्र 1 रहेंगे, मैंने आपको बताया जो पेपर 1 रहेंगे उसमें आपके कुल जो प्रश्न रहेंगे वो आपको 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे समय दिया जाएगा। इसमें हिंदी भाषा का आपका प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा का रहेंगे, दोनों में 60-60 आपके प्रश्न रहने वाला है। भाषा ज्ञान में जो आपका प्राप्त अंक होंगे आप इसमें आपको क्वालिफाइंग होना जरूरी है, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर आपको यहाँ पे 30% आपको प्राप्त करना यहाँ पे अनिवार्य है, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो आपका जो नंबर है ये आपका जो मेधा सूची होगा मेरिट लिस्ट में इसमें काउंट आपको नहीं किया जाएगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसको क्वालिफाइंग आपको करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी पेपर 2 में आपको चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें आपके 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे इसके लिए भी आपको जो है समय दिया जाएगा। इसमें जो रहेंगे वो आपका हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, इसमें मुंडा हो या जो भी इसमें दिया गया है आपका ये आपका इस भाषा से प्रश्न आपके रहेंगे। और किसी एक भाषा में आपका परीक्षा विकल्प के आधार पर आप जो है यहाँ पे अभ्यर्थी दे सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा 100 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो ये आपका दिया गया है। चिन्हित जनजाति और क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक आपको इसमें भी आपको लाना यहाँ पे अनिवार्य रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो तीसरा पेपर रहेगा, मैंने बताया 3 पेपर रहेगा आपको, तो तीसरा पेपर रहेगा आपको एग्जामिनेशन पैटर्न आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में अभी भी नहीं आया है। थोड़ा सा आपको एग्जामिनेशन पैटर्न समझ जाएंगे, उसके बाद आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तीसरा जो पेपर होगा आपको यहाँ पे सामान्य ज्ञान का रहने वाला है, जो कि 150 प्रश्न रहेंगे। कितना? 150 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे उससे, और सामान्य विज्ञान से आपके 20, सामान्य गणित से आपके 20 और सामान्य क्षमता जांच से आपके यहाँ पे 20 प्रश्न, कंप्यूटर में भी 20 प्रश्न और झारखंड राज्य यानी कि झारखंड का जीके से आपसे 40 प्रश्न रहेंगे। तो सबसे जो बड़ा रेशियो आपको देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पे सामान्य अध्ययन का आपको 30 और 40% आपको झारखंड जीके से रहने वाला है। बाकी जो विषय है उसमें से 20-20 प्रश्न आपको रहने वाले हैं। तो ये कितने आपके टोटल आपके प्रश्न होंगे? 150। आप देख सकते हैं 40 या 30 और ये आपका 20-20 आपका 4 में, ठीक है ना। तो 150 कुल प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान की जो परीक्षा में जो होगा, यानी कि जो ये पेपर तीसरा पेपर होगा, इसमें भी आपको 30% अंक आपको लाना अनिवार्य रहेगा। उसके साथ आप एक और बात ध्यान रखिएगा कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका पेपर 1 जो मैंने बताया, जो भाषा ज्ञान का जो आपका पेपर होगा, इसमें मैंने बताया कि 30% अंक आपको लाना उसमें अनिवार्य है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आप इससे कम लाते हैं पेपर 1 में, तो पेपर 1 में अगर आप कम लाते हैं तो आपको जो है पेपर 2 और पेपर 3 आपका इसमें जांच ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेपर 1 में अगर आप क्वालिफाइंग नंबर से कम लाते हैं 30% से, तो आपको यहाँ पे असफल माना जाएगा और पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन आपका नहीं किया जाएगा। चाहे आप पेपर 2 और पेपर 3 में कितना भी अधिक नंबर ला लें, उससे मतलब नहीं है। तो पेपर 1 आपको पास करना जरूरी है, उसमें क्वालिफाई करना जरूरी। इसी तरह से चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा प्रश्न 2 में भी 30% से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का प्रश्न पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो पेपर 2 है अगर उसमें भी अगर आप 30% से कम लाते हैं तो भी आप पेपर 3 आपका जांच नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 में आपको क्वालिफाइंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेल करेंगे तो फिर आपका आगे उसमें जांच नहीं किया जाएगा पेपर 3, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी आपको इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें जो भाषा ज्ञान में आपके अब देख लीजिए कि हिंदी अनुच्छेद के आधारित प्रश्न रहेंगे, जिसमें 30 नंबर के आपके अनुच्छेद रहेंगे, 30 नंबर के आपके व्याकरण रहेंगे, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा में आपके 30 नंबर के अंग्रेजी अनुच्छेद और 30 नंबर के आपके व्याकरण रहेंगे,
ठीक है ना। और चिन्हित जनजाति से जो आपका और क्षेत्रीय भाषा का जो प्रश्न है, इसमें से किसी एक भाषा के परीक्षा विकल्प के आधार पे आप देंगे, सभी का नहीं देना है। जो भी आप विकल्प यहाँ पे चूज करेंगे उसका ही आपको परीक्षा यहाँ पे देने पड़ेंगे, 100 नंबर का रहेंगे। बाकी इसमें डिटेल सिलेबस अगर आपको देखना है तो ये आप देख लीजिए कि ये डिटेल सिलेबस आपको इसमें आपको दे दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए आपको, अगर आपको ये PDF में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूँ कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में, तो इसमें जो है आपका परीक्षा फल प्रकाशन के 7 दिनों के अंदर कोई अभ्यर्थी जो है विहित प्रपत्र में 500 रुपये शुल्क के साथ मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यानी कि पुनः मूल्यांकन अगर आप चाहते हैं आफ्टर रिजल्ट के बाद, तो आप उसमें करा सकते हैं, ठीक है ना। और तो ये सब चीज़ें बताया गया है, रिजल्ट के बाद की बात है। बाकी इसमें फॉर्मेट दिया गया है, जो भी कैंडिडेट अगर झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं और अगर वो आरक्षण का दावा करते हैं, तो इस फॉर्मेट में आपका जो भी आपका यहाँ पे होना चाहिए, चाहे वो SC ST का सर्टिफिकेट हो या फिर EWS हो, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताया गया है। बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन आपका जो करने की तिथि है, वो आपको यहाँ पे 20 जून से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आप 20 जून से आप 19 जुलाई तक आप जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है परीक्षा शुल्क आप जो है 21 तारीख से जमा कर सकते हैं मध्य रात्रि तक। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करके आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट जो है लेने का समय है वो 23 तारीख तक है। यानी कि आप लास्ट डेट आपको 19 तारीख तक है, लेकिन 21 तारीख तक आप फी पेमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बताया गया है। बाकी इसमें दिया गया है कि 25 तारीख से और दिनांक 27 तारीख तक, यानी कि 27 जुलाई तक आप जो है रात्रि तक ऑनलाइन पत्र में अगर अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इसे छोड़कर, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपको जो है बिल्कुल ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर आप ये गलती कर दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसे आप छोड़कर अगर कोई आप गलती कर देते हैं तो लिंक आप दोबारा आपको पुनः खोली जाएगी, और इसके माध्यम से आप ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन पत्र में अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित रहेगा। तो इसमें कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये अच्छी वैकेंसी है, तो कोई अगर आपको डाउट्स है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो बाहर के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक नहीं कर सकते हैं। जो कैंडिडेट झारखंड के हैं उनके लिए तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो बाहर के कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब वो नियम नहीं है कि इसमें आप झारखंड से 10th या 12th आप उस बोर्ड से पास होने चाहिए। अब आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल आप होंगे, ठीक है। तो जो भी बाहर के भी कैंडिडेट्स हो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई बेहतरीन जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।